नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। चार्ली एब्दो के प्रमुख संपादक स्टीफन ने कहा था कि चित्र कभी किसी की जान नहीं लेते, लेकिन उनकी कला ही उनकी जान की दुश्मन बन गई। साथ ही वो कत्लेआम दुनिया के सामने सवाल छोड़ गया, क्या भावनाओं को जताने के लिए एक दायरा होना चाहिए, खासतौर पर तब जब आप दूसरे के बारे में बात कर रहे हों। इतिहास गवाह है, जब जब अभिव्यक्ति के नाम पर किसी की भावना को ठेस पहुंची है, तब तब विरोध बुलंदियों पर रहा है। ये विरोध जायज है या नाजायज, इस पर सालों से बहस चल रही है। क्या अभिव्यक्ति के नाम पर भावनाओं से खिलवाड़ का लाइसेंस मिल जाता है? क्या अगर विचार दुख पहुंचाते हैं तो क्या आपको बदला लेने का अधिकार मिल गया, या फिर ये बातें सिर्फ कट्टरपंथियों के लिए ही मायने रखती है? विचारों की आज़ादी होनी चाहिए। आज बात होगी अभिव्यक्ति की जंग पर। देखते रहिए बिग फाइट लाइव। आज के इशू पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेट जी हमारे साथ हैं, साहित्यकार योगेश्वर नारायण शर्मा जी हमारे साथ होंगे, समाजशास्त्री राजीव गुप्ता जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम चिंतक डॉक्टर हसन साहब हमारे साथ होंगे, केशव विद्यापीठ के अध्यक्ष और हिंदू विचारक सुरेश उपाध्याय जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। साथ साथ जब मीडिया के ऊपर प्रहार होता है इस प्रकार का, तो एक रूप से लोकतंत्र के खिलाफ भी एक लड़ाई। तमाम संकीर्णताओं से भरा हुआ बंडल दिमाग में बांध कर चलने से आज के जमाने में रहा नहीं जा सकता। और उसी के साथ साथ वर्ल्ड कम्युनिटी को ये बात भी तय करनी होगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिमिट्स क्या हैं, उसकी हदें क्या हैं। पिछले दिनों इंटॉलरेंस बढ़ी है, देश में भी और देश से बाहर भी। पत्रकारिता पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। बुधवार की सुबह चार्ली एब्दो नाम की साप्ताहिक पत्रिका के दफ्तर पर पेश आए खूनी मंजर को दुनिया देख चुकी है। आधा दर्जन पत्रकारों की मौत के साथ 12 जाने लेने वाले इस हमले ने न सिर्फ मीडिया बल्कि दुनिया के सामने फिर से इजहार आजादी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब लोग इसे अभिव्यक्ति पर जंग के रूप में देखने लगे हैं, जिसके एक सिरे पर वो लोग हैं जिन्हें वक्त बेवक्त अपनी भावनाओं को खबर, कार्टून, फिल्म या दूसरे तरीके से पेश करने की आदत है, तो दूसरी तरफ एक तबका ऐसा है जिसे इजहार में उपहास ज्यादा नजर आता है। ये वो लोग हैं जिनके सामने खुलकर किसी भी मसले पर राय रखने का मतलब कत्ले आम भी हो सकता है। न तो चार्ली एब्दो पहली बार ऐसे लोगों के निशाने पर रहा और न ही इतिहास में ये पहला वाकया है। कुछ महीनों पहले इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स नाम की एक फिल्म ने कई देशों में दंगे भड़काए थे। हिंदुस्तान में भी हम आए दिन ऐसे वाकये देखते आए हैं, लेकिन फर्क है तो कत्ले आम का। ताज़ा मामले में पीके फिल्म को ही लिया जाए तो भावनाओं से खिलवाड़ का विरोध पूरे देश में हुआ। ये वो देश है जिसमें अदाकार की दाढ़ी रखने के अंदाज को भी समाज विशेष अपनी भावनाओं से जोड़कर देखता है। पेंटर फिदा हुसैन भी दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी पेंटिंग ब्रश के इजहार ने आखिरी दम तक उन्हें भारत से दूर रखा। अब लव जिहाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने अपने ही अंदाज में अभिव्यक्ति की है, जिसमें एक अभिनेत्री को बिना बुर्के के बाद बुर्के में दिखाया गया। जब सवाल उठे तो जवाब मिला, अभिव्यक्ति का यही अंदाज है, विरोध के लिए कोर्ट का रास्ता तैयार है। ऐसे में अगर इस अभिव्यक्ति पर जंग होती है तो इसे क्या कहा जाए? पल पल से आपको बाखबर कराने वाला मीडिया पर्सन अपने अंदाज में बात रखना चाहे तो क्या? और सवाल उनका भी है जिन्हें अक्सर अभिव्यक्ति की इस आजादी के कारण चोट लगती रहती है। नारायण जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्या सच में आज दुनिया में अभिव्यक्ति के नाम पर एक जंग की शुरुआत हो चुकी है? माना जाए इसे? बहुत तरह के खतरे इस समय है संसार में। जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे वॉच करता है, उनका कहना है कि 66 पत्रकार मारे गए हैं एक साल में। हालांकि ये 2013 के मुकाबले कुछ कम है, 2013 में 71 पत्रकार मारे गए थे, लेकिन अपहरण पत्रकारों को है उनकी संख्या, उनका प्रतिशत बहुत बड़ा है। 190 से ज़्यादा पत्रकार दुनिया भर में जेल में, सबसे ज़्यादा चाइना में जेल में हैं, और भारत में 13 पत्रकार मारे गए हैं, पाकिस्तान में 9 मारे गए हैं। भारत में 13 मारा जाना बहुत गंभीर बात है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी
जमहूरियत है। तो खतरे जब भारत में हो सकते हैं तो बाकी मुल्कों में बहुत ख़राब है। और जो 2014 की जो एनुअल इंडेक्स ऑफ फ्रीडम प्रेस की, उसमें जो पैमाना आया है उसमें भारत का स्थान 78वां रखा गया है पूरी दुनिया में आज़ादी के लिहाज से। और इसको प्रेस की आंशिक आज़ादी के बतौर चिन्हित किया गया भारत को, जो हमारे लिए बहुत चिंता का सबब है, क्योंकि भारत से ज़्यादा सुरक्षित और महफूज कोई कंट्री हो नहीं सकता था प्रेस की फ्रीडम के लिहाज से। तो हमारे खतरे बहुत बड़े हैं और खतरे भिन्न भिन्न तरह से बड़े हैं, समाज कंटकों से, पॉलिटिशियंस से, कॉरपोरेट हाउसेस से, रिलीजियस ग्रुप से। हर तरह की ताकतें, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो, रिलीजियस हो, हार्डकोर हो, सॉफ्ट कोर हो, सब के सब प्रेस पे टूट पड़ी है। और इसके लिए कुछ हद तक एक हिस्सा प्रेस का भी जिम्मेदार है। जो एनुअल इंडेक्स आई है उसने ये भी कहा है कि जो इलेक्शन में पिछली बार के उसमें मालिकों ने कंटेंट को पोल्यूट किया है, उसमें दखल की है, वो भी प्रेस की आज़ादी पे एक खतरा है। कई तरह के खतरे आप समझ सकते हैं। योगेश्वर नारायण जी, क्या समझा जाए, स्वतंत्रता का दायरा फिर तय होना चाहिए? देखिए, जब बात हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की करते हैं, जैसे कि आज हम जिस चर्चा पर बैठे हैं, तो इसके मूल में जो पेरिस की घटना है उसको लेकर बैठे हैं। तो बात ये आती है कि ये जो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, इसकी जो सीमा की आप बात कर रहे हैं, ये अचानक परिस्थिति नहीं बनी है। जब पहले डेनियल पर्ल गए थे उसके बाद से आज तक जो स्थिति आई है जी, ये चर्चा बार बार उठती रही है। प्रश्न ये आता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जहाँ हनन होने की, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं आज पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में एक तरह का उबाल है, उसमें ये बात आती है कि जिन लोगों ने इस तरह के कृत्य करने के प्रयास किए हैं या जो अभी किया है, क्या उनका इससे कोई संबंध है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से? पहले ये सोचा जाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो विषय है वो मूलतः सभ्य लोगों का विषय है जी। और जिन लोगों ने ये सब कुछ जो घृणित कार्य किया है उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका मूलतः सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हाल फिलहाल अगर उस संदर्भ में देखें तो हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई बैरियर बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। हाँ, अगर आप सभ्य समाज की दृष्टि से कोई बात करना चाहें तो उसका एक अलग संदर्भ होगा। अब अगर इस संदर्भ में बात करें तो क्लियर हो गया कि अभी इसकी फुर्सत नहीं है या स्थिति नहीं है कि कोई बैरियर होने चाहिए। और जब सभ्य समाज की बात आती है तो जैसे कई उदाहरण दिए गए, धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, कुछ रिजिड लोग हैं जो इस तरह की बातों में अपने आप को पोज करना चाहते हैं या उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वहाँ फिर से ये प्रश्न आता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, क्योंकि इसको कोई अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। जो कुछ भी बोलते हैं, क्या वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? पहले ये तय होना चाहिए अभिव्यक्ति का लिमिट्स दायरा क्या होना चाहिए। हसन साहब, मैं आपके पास में आता हूँ। 5वीं क्लास में एक पार्ट था, उसमें मैंने पढ़ा था मोहम्मद हुसैन साहब के बारे में, हजरत पैगंबर के बारे में, कि वो अक्सर एक गली से गुजरा करते थे और उनका पड़ोसी उन पर कचरा डाल दिया करता था। 5-7 मरतबा ऐसा हुआ। एक बार जब उन पर कचरा नहीं डाला तो उसके घर पहुंच जाते हैं और तबीयत का हाल जानने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी शख्सियत थी जिसके नाम से ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं, जिसके नाम से आज दुनिया को वो एक पैगाम देके गए, उस पैगाम को किसी अलग अंदाज में लिया जाता है। तो कहाँ इसको माना जाए? वो एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहाँ बताते थे, उनका जो इजहार था उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? आप इशारा कर रहे हैं कि ये जो हत्याएं हुई हैं उसमें इस्लामिक संगठनों का या इस्लामिक या मुस्लिम लोगों का हाथ है जी। अभी ये तय नहीं हुआ है, जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर बहुत अच्छे पत्रकार ने ये लिखा है, पर हालांकि इशारा जो है वो काफ़ी उसी तरफ है, क्योंकि उस पत्रिका में प्रॉफिट का कैरिकेचर किया गया है। मैं अभी आज सुबह ही देख रहा था टीवी में, तो पाकिस्तान में हम समझते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद की जड़ बनी हुई है और वो जड़ बनी है अमेरिका के, रशिया के अंदर जो है कम्युनिज्म को ख़त्म करने के लिए और अफगानिस्तान को हटाने के लिए जो है। सो लेट्स बी वेरी क्लियर। उस पत्रकार ने एनालिसिस करते हुए ये बताया कि पाकिस्तान में ऐसे लॉ हैं कि प्रॉफिट का इमेज या फ़ोटो बनाना से ये इस प्रकार की पनिशमेंट हो सकते हैं और उसको कैरिकेचर करना तो और भी खतरनाक है जी। ये फोकस था सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर। मेरा ये कहना है कि सऊदी अरेबिया
जो कि ऑयल रिच कंट्री है, उसमें इससे भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट लॉ और समरी ट्रायल होकर के फ़ौरन उस आदमी को कत्ल कर दिया जाता है। पर उसके ऊपर फोकस इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि वो पार्टनर है वेस्ट का, और पाकिस्तान, आई वुड कॉल इट इंटरनेशनल, मैं वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहता कि उसको किसी के साथ में भी जा सकता है पैसे के लिए। तो एक तो ये बायस ख़त्म होना चाहिए कि जहाँ से हम अल्लाह का घर मानते हैं मक्का को, और वहाँ के जो लोग देखभाल करने वाले जो शासक हैं वहाँ के, मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर भी किसी प्रकार का कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सा चीज़ें वहीं से पैदा हो रही है ये। लेकिन इस बीच में एक बात तो समझ में आ जाती है कि जगह के मुताबिक अभिव्यक्ति की आज़ादी को तय किया जाता है। जगह आपके मुताबिक है तो आपकी अभिव्यक्ति का दायरा बढ़ सकता है। मैं आपके पास में आऊँगा सुरेश उपाध्याय जी। आज की एक तस्वीर है, इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी के तौर पर हिंदू संगठन देखते हैं, खासतौर पर विश्व हिंदू परिषद, करीना कपूर का। क्योंकि कट्टरपंथ की मैं बात करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं पेरिस से इस मुद्दे पर यहाँ लेकर आपके पास में आऊँगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा इस पर आपकी राय। इस देश की संस्कृति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तब से हमने अपनी संस्कृति पढ़ी है, तब से है। संघर्ष तब पैदा होता है, आप बात कर रहे हैं स्वतंत्रता, अधिकार जी। अधिकार एक ऐसा शब्द है जिसमें संघर्ष छुपा हुआ है। मैं गांधी जी की 2 लाइन से इसको भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति जिसको बोलते हैं, गांधी जी से एक बार पूछा कि हड़ताल के बारे में कि किन कर्मचारियों के अधिकार क्या है। गांधी जी ने उत्तर लिखा कि अधिकार शब्द से मैं सहमत नहीं हूँ, अधिकार है तो संघर्ष है। मैं ये लिखना चाहूँगा कि कर्मचारियों के कर्तव्य क्या हैं और मालिक के कर्तव्य क्या हैं। जब कर्तव्य की बात आती है तो सामंजस्य है, जहाँ अधिकार की बात आती है वहाँ संघर्ष है। वर्तमान में पूरे विश्व में हमारे अधिकार क्या हैं, हमारा हक लाइए, हमारी ये मर्यादाएं जो स्वयं तय करनी जानी चाहिए वह नहीं है। जैसे हमारे भाई साहब ने अभी बताया, पत्रकारों की अपनी एक सीमा होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक सीमा होती है। कर्तव्य अगर समझ में आता है तो ये सारे बिंदु उसमें से गौण हो जाते हैं। हमारे रामायण काल में देखें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उस समय से थी। भगवान श्री राम की पत्नी के ऊपर जब चरित्र का एक आरोप धोबी ने लगाया, काल्पनिक होगा उसके विषय में नहीं जाए हम कि उसके पीछे वास्तविकता क्या है, लेकिन उसमें कोई संघर्ष नहीं आया। रावण का एक चरित्र था, उसने भी संघर्ष किया। जब उसने अत्याचार करना शुरू किया तब ये स्थिति आई कि उसको क्रश करने की बात आई। हमारी भारतीय संस्कृति में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पहले दिन से है, होनी चाहिए, और उसके बगैर ये प्राकृतिक नियम है जिसको हमको सभी धर्मों को मानने वालों को मानना चाहिए। कर्तव्य के उस दायरे में क्या समझा जाए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की आज़ादी मिल जाती है? नहीं, कर्तव्य अगर उसको ध्यान में है तो किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का विषय आता ही नहीं है। मतलब ऐसे तमाम मसलों को समझा जा सकता है कि वहाँ खामियां रहती है, उन पर काम किया जाना चाहिए। मैं इसको और स्पष्ट करूं, यहाँ जो कुछ भी बिंदु आते हैं, जो एग्जीक्यूशन बॉडी है जो उस समय कर रहे हैं, उनका जैसा मन होता है वो कहीं ना कहीं कमियां करते हैं, लेकिन मूल विषय पर अगर जाएं। मेरा मूल सवाल था, अब उस पर ही बता दीजिए। करीना कपूर का एक चित्र आप लगातार देखते आए हैं, हमारे स्क्रीन पर अभी भी बना रहा है, बीच बीच में आ रहा है, उसको लेकर मैं जानना चाहूँगा वो कैसी अभिव्यक्ति? लव जिहाद का एक विषय चल रहा है देश भर में। ये देखने में आता है कि बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियों का मुसलमानों के द्वारा, लड़कों के द्वारा संबंध बनाना, प्रेम संबंध बनाना और शादी करना एक बड़ी संख्या में होता है। जब कोई एक घटना बार बार रिपीट होती है तो ठीक है, मैं समझ गया, मैं तह में नहीं जाना चाहूँगा, उस रेफरेंस में आप बताना चाह रहे हैं जी। शौकत अली साहब डीडवाना से हमारे साथ जुड़े हैं और किशन सिंह जी अबूरोड से हमारे साथ जुड़े हैं। शौकत साहब, पहले आपके पास आना चाहेंगे। हाँ जी, मेरा सवाल, नमस्कार आपको। नमस्कार सर। मेरा सवाल ये है, जो ये क्या नाम फॉरेन कंट्री में हो रही है जो ये हरकतें हैं, ये सब इसका जिम्मेदार अमेरिका है जी। ये इसका जवाब, चलिए अमेरिका की ओर आपका इशारा है। किशन सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि इस तरह की हरकतों से सर हमारा लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है जी। ठीक है सर, लोकतंत्र कमजोर होगा तो सर हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, विकास नहीं हो पाएगा सर। तो इस तरीके के जो हरकतें हैं उसमें सरकार को आगे होकर इन हरकतों को रोकना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमारे जो समाज में, क्योंकि हमारा भारत देश अनेकता में एकता है और उससे उसको ठेस पहुंच रही है। ठीक है सर, इसलिए लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमारे को इन कदमों को रोकना पड़ेगा सर। शुक्रिया किशन सिंह जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राजीव गुप्ता जी,
भारत के नेचर की अगर बात की जाए, दुनिया की नेचर की अगर बात की जाए, सह अस्तित्व की बात यहाँ होती है। आप एक साथ रहते हैं और आपको एक दूसरे के साथ सामंजस्य रखना पड़ता है, तभी आपका जीवन लंबा चल सकता है। ये एक सामाजिक ताना बाना हमारा होता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक दूसरे का वैचारिक सम्मान पहले करना होगा। क्या यहाँ पर वो वैचारिक सम्मान कहीं ठेस पहुँचाने लगा है? नहीं, सवाल तो आपने जो किया वैचारिक सम्मान का, मैं उससे बिल्कुल ठीक अलग जा रहा हूँ। एक तो विकास की विसंगति और विकास का असंतुलित होते चले जाना, जिसमें कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा हाशिए पर आकर के खड़ा हो गया, और एक है धर्म और विज्ञान के बीच का टकराव। जी, ये शक्तियां हैं। इन शक्ति संबंधों में कौन अपने आप को डोमिनेंट तरीके से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, आतंकवाद को और फंडामेंटलिज्म को हमें उस दृष्टि से देखने की ज़रूरत है। भारतीय समाज में टॉलरेंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। सहिष्णुता का भाव, साझा सांस्कृतिक विरासत, ये हमारी अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा रही है। लेकिन जैसे जैसे विकास असंतुलित हुआ, वैसे वैसे जो विकास के ऊपर कब्जा करने वाली ताकतें हैं, वो चाहती हैं कि लोगों के बीच में धार्मिक भावनाओं को लेकर के संघर्ष उत्पन्न किया जाए, पारंपरिकताओं को लेकर के संघर्ष उत्पन्न किया जाए, जेंडर डिस्कोर्स को आगे ला करके महिला और पुरुषों के बीच के विवाद को उत्पन्न किया जाए, जातिगत ढांचों को आगे ले आया जाए, ताकि जितना सामाजिक विभाजन किया जा सकता है उतना विभाजन हो। परिणाम क्या होगा? विकास के साधनों पर हमारा अपना आधिपत्य स्थापित होता चला जाएगा। बिल्कुल, नारायण जी ने इसका शुरुआत में जिक्र भी किया, लेकिन मैं उससे आगे निकलकर जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस चीज़ को सोसाइटी समझ नहीं पा रही और उसका अंजाम जो है हमारे सामने है। नहीं, सोसाइटी को देखिए, ऐसा है ना, जब भी वैज्ञानिक विकास और तर्क का विकास होता है, ये हमेशा लोगों के ऊपर आक्रमणकारी स्थितियां उत्पन्न करता है। कोपरनिकस उदाहरण है, गैलीलियो इसके उदाहरण है, भारतीय समाज के अंदर भी इसके उदाहरण रहे हैं। जब बौद्ध धर्म का उत्पत्ति हुई और बौद्ध धर्म का विकास हुआ, तो हिंदुत्व और बौद्ध धर्म के बीच के संघर्ष और जैन धर्म के साथ संघर्ष, अकालियों के साथ के संघर्ष, इसके सबके उदाहरण हैं। सवाल इस चीज़ का उठता है कि आप कट्टरपंथता को, रूढ़िवादिता को हमारी अपनी चेतना का हिस्सा क्यों बनाने देना चाहते हैं? सवाल वही। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि जब इसी चीज पर हमला होता है, कट्टरपंथी हो या फिर रूढ़िवादी हो, उन पर जब कहीं कोई टिप्पणी होती है तो उसका विरोध होता है। नहीं, उसका विरोध इसलिए होता है ना, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है। विज्ञान का जितना विकास होगा, तर्क का जितना विकास होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जितनी आगे जाएगी, मनुष्य की अपनी चेतना उतनी ही विकसित होगी। ये एक बड़ा सवाल है और इसे समझने की जरूरत है। जाकिर साहब बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं। जाकिर जी, सर, पहले तो मैं आपके टीवी के माध्यम से जो पत्रकार मिले उनको श्रद्धांजलि अपनी और फिर पूरे भारत देश की तरफ से देना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे जो राजनेता या धार्मिक लोगों को तो ये लव जिहाद वगैरह, ये खड्डे में टांग अड़ाने की क्या आदत है? मतलब कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में शादी करते हैं, प्रेम विवाह करते हैं, तो उनको टारगेट क्यों बनाते हैं? भाई, अपना काम है देश को आगे बढ़ाना, अपने देश का विकास करना, अपने देश को मतलब विदेशों में अपना नाम लाना। जैसे विदेशों में अपना 10वां 12वां नंबर है, तो क्यों ना उसको पहले दूसरे नंबर पे लाया जाए। तो शुक्रिया जाकिर साहब आपकी इस राय के लिए। ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द वापसी होगी, बने रहिए, क्योंकि मसला विचारों की आज़ादी का है। मेरा ये मानना है कि जो आतंकवादियों ने गेम प्रारंभ किया, सरकारों को सचेत हो जाना चाहिए और उनको नेस्त नाबूद करने के लिए पूरी तरह से कोशिश में जुट जाना चाहिए। बिल्कुल ये गलत घटना है, इसकी मैं निंदा करता हूँ, क्योंकि पत्रकार जो होता है वो उसको स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नरसंहार के रूप में इसको बदला गया है। तो ये एक द्वेष की भावना, या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई गलत काम किया। साथ साथ जब मीडिया के ऊपर प्रहार होता है इस प्रकार का, तो एक रूप से लोकतंत्र के खिलाफ भी एक लड़ाई है। तो इसको मजबूती से लड़ना है, इसकी हम घोर घोषणा करते हैं। अगर आप अभी भी 12वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में
10वीं शताब्दी में 6ठी शताब्दी में रहना चाहते हैं तो दुनिया भर के सुख सुविधा तो आप आज वसूल रहे हैं। प्लेन से चलेंगे, अत्यंत आधुनिक हो, सारी भौतिकवादी जीवन हो, और उसके बाद एक तमाम संकीर्णताओं से भरा हुआ बंडल दिमाग में बांध कर चलने से आज के जमाने में रहा नहीं जा सकता। और ये एक तरीके से मीडिया पर, प्रेस पर हमला है। और उसी के साथ साथ वर्ल्ड कम्युनिटी को ये बात भी तय करनी होगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिमिट्स क्या हैं, उसकी हदें क्या हैं, कि क्या आप अपने किसी भी आर्टिकल या कार्टून के ज़रिए से किसी कम्युनिटी के भी मजहबी जज्बात को, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मजरू कर सकते हैं और किस हद तक मजरू कर सकते हैं। मैं पत्रकारों की आज़ादी का पक्षधर हूँ और जिस तरह से पिछले दिनों इंटॉलरेंस बढ़ी है, देश में भी और देश से बाहर भी पत्रकारिता पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आज हमारा सवाल है, क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा होना चाहिए? firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो या ना हो, इसको लेकर नलिन कोहली बोलते हैं कि लड़ना चाहिए, हमें स्वतंत्रता हासिल करनी चाहिए, आज़ादी की बात है। और दूसरी तरफ हदों में रहने की बात की जाती है। नारायण जी, ये वो फर्क है जो आज इसे जंग में तब्दील कर चुका है। ए वतन में निसार तेरी गलियों पे जहाँ चली है रस्म की, कोई सर उठा के ना चले। अगर कोई चाहने वाला तवाफ़ की ओर चले तो नज़रें चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। आज माहौल ये है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इस समय दो ही विचारधारा है, एक तो मेरी जो सही है, एक आपकी जो गलत है। तो आप कैसे रह पाएंगे? इतना खतरा 70-65 साल की आज़ादी के बाद हम पहली बार महसूस कर रहे हैं। हम जब एक्टिविस्ट थे, इंदिरा गांधी सशक्त नेता थी, इमरजेंसी का विरोध करते हुए, नारे लगाते हुए हमें खौफ नहीं लगता था। इस समय मुल्क में ऐसे लोग सियासत में और हुक्मरान हैं कि उनके खिलाफ राय व्यक्त करने में डर लगता है। हमें पहली बार ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारे ख्यालात पे बंदिशें हैं, हमारे जज्बात पे जंजीरें लगी हुई है। आप उस पार्टी को छोड़ दीजिए जिसके लिए आप इमरजेंसी में तानाशाही का आरोप लगाते हैं। तेलंगाना नया स्टेट बना है, वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मैं प्रेस को 10 फीट ज़मीन में गाड़ दूंगा, मैं नाक तोड़ दूंगा, ये उनके अल्फाज थे। पंजाब में अकाली दल की हुकूमत है, जो ABP आनंद बाजार पत्रिका का चैनल है, उनको चैनल बंद करके वहाँ से जाना पड़ा है। उसके पहले एक और चैनल है, उसको भी टोन डाउन करना पड़ा खुद को। हर सूबे में इस तरह के हालात बने हुए हैं और धर्म और राजनीति का आप मिक्सअप करेंगे तो बहुत खतरनाक परिणाम होगा। पाकिस्तान इसका गवाह है, जहाँ पे कहावत है कि लोग कब्र पे फूल चढ़ाने जाते हैं, उस दिन लोग फूलों को कब्र पे चढ़ा के आए हैं। तो ये हालात हमारे यहाँ बनते जा रहे हैं। हमने सियासत और धर्म का मिक्सचर जो किया है वो बहुत खतरनाक है। अभी महात्मा गांधी का ये मिसाल दे रहे थे। गांधी ने खुद ने कहा कि अगर एक दिन के लिए मैं तानाशाह हो जाऊँ तो मैं सबसे पहला ये काम करूँगा कि धर्म को राजनीति से अलहदा करूँगा। धर्म एक निजी मामला है, मैं हिंदू धर्म का उपासक हूँ, मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं उसको राजनीति में नहीं मिलने दूंगा। तो ये हमारे जो पॉलिटिशियन खेल खेल रहे हैं, और उसमें आज़ादी उनको क्यों है? जो ताकतवर लोग हैं उनको हर तरह की आज़ादी है, उनको प्राकृतिक रिसोर्सेज लूटने की आज़ादी है, उनके खिलाफ कोई खबर नहीं छप सकती, उनको पूरी आज़ादी है, वो मीडिया को संचालित करते हैं, वो गवर्न कर रहे हैं हमारे मुल्क को। और हम लोग लड़ रहे हैं धर्म, जाति, इलाका, ज़बान, इस पे हमारी लड़ाई को डाइवर्ट किया जा रहा है। और अभी पिछले कुछ साल का कट्टरपंथ को कहाँ देखते हैं इसमें? अगर कट्टरपंथ की बात की जाए, कट्टरपंथ फिर चाहे कारोबारी लिहाज से भी देखा जाए या फिर सामुदायिक लिहाज से भी देखा जाए, इल्म की बात अगर होती है। भारत एक मिसाल है, 5000 साल से इसलिए सलामत है कि हम कट्टर नहीं हैं, हम में लचीलापन है। जो चीज़ सख्त है वो टूटेगा, चाहे वो तालिबान हो या कोई शक्ति हो, वो टूटेगी। इसलिए हमें अपनी जो परंपरा रवायत है, जो टॉलरेंस की, जो उदारता की, सहिष्णुता की, उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए, जबकि हमको उकसाया जा रहा है लड़ने के लिए। चलिए, शबीर साहब हमारे साथ टॉक से जुड़े हैं, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अपने जो धार्मिक भावना को लफ्ज जिहाद क्या मसला है कि आज कोई नई बात थोड़ी है कि इस तरह की मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के शादी कर ले या हिंदू लड़की जो है मुस्लिम लड़के शादी कर ले। ये सुनील दत्त, नरगिस की इस तरह जमाने से चला आ रहा है। अब ये नई नई बहस छड़ करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब ये कोई तरीके हैं इस तरह के? हमने जो आपने जो है इस तरह का जो शबीर साहब, मैं इस पर जरूर आगे बात करूंगा। राजीव जी, अब आपके पास में आते हैं।
कट्टरपंथ का जब मैं जिक्र कर रहा था, किसी भी तरह के कट्टरपंथ की बात हो तो नारायण जी की एक राय थी, मैं उससे आगे आपसे जानना चाहूँगा। नहीं, नारायण जी ने बहुत सही बात कही, लेकिन दो तरह के देखे, मार्केट फंडामेंटलिज्म भी आ गया। बाजार की जो कट्टरपंथता है उस पर भी ध्यान दें आप लैंड एक्विजिशन का ऑर्डिनेंस लाते हैं और किसान को आप सोशल असेसमेंट का और वहाँ पर मीटिंग करने का मौका नहीं देते, राज्य उससे ज़मीन छीन लेता है। स्टेट ऑपरेटेड टेररिज्म भी है। राज्य जहाँ पर लोगों को देखता है कि वो उसके अपने हितों के विपरीत जा रहे हैं या राज्य के हितों में कहीं बाधा बन रहे हैं, फेक एनकाउंटर्स होते हैं, लोगों को मार दिया जाता है। और जो कट्टरवादी ताकतें हैं वे भी अपने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश में हैं। मुद्दा केवल यही है कि हम अपनी आइडेंटिटी को सुप्रीम रखें और दूसरे की आइडेंटिटी को हम अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करें। जब ये फांसीवाद है जी, ये फांसीवाद है और ये फांसीवाद धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर आ चुका है। जो आपने अभी फोटो दिखाया करीना कपूर का, ये क्या है? ये भी फांसीवाद है। चलिए मैं सुरेश जी आपके पास आता हूँ, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या रूढ़िवादी पर जब निशाना साधा जाता है तभी अभिव्यक्ति का लेकर सवाल खड़े होने लगते हैं? रूढ़िवादी तोड़ने के लिए तैयार नहीं है अपने आप को? मैं नारायण जी की बात से जहाँ तक उन्होंने बोला है 100% सहमत हूँ। और जो रूढ़िवादी आप करें, हिंदू धर्म रूढ़िवादी है ही नहीं। नारायण जी ने जो कहा है उससे मैं एक कदम बातें कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के बंटवारा 1947 में हुआ जी, क्या वो विकास के नाम पर हुआ था? शुद्ध रूप से धार्मिक जनसंख्या के आधार पर हुआ था। आज से इस देश की सीमाएं 84 लाख वर्ग किलोमीटर थी, जो आज घट करके 52 लाख वर्ग किलोमीटर रह गई है। 32 लाख वर्ग किलोमीटर देश में नहीं है, वो धर्म के आधार पर गया है कि विकास के आधार पर गया है, ये तय करिए। आज भी देश में, मुझे अपनी पूरी बात करने दें, शॉर्ट में करूँगा, आज भी देश में वह पूर्वांचल के हिस्से जहाँ हिंदू धर्म माइनॉरिटी में चला गया, आज वो देश सीमा फौज के कारण से इस देश के साथ है। कश्मीर का वह हिस्सा जहाँ आज 2% 5% हिंदू रह गया है, वह अगर फौज हटा दी जाए तो कश्मीर का हिस्सा आज पाकिस्तान के साथ जाने के लिए तैयार है। हमारा ये मत है, हम हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं मुस्लिम धर्म को प्यार करते हैं, ये मजहब है, अपनी उपासना पद्धति करिए, कट्टरपंथी है ही नहीं। लेकिन धर्म के आधार पर जब देश का बंटवारा होगा तो निश्चित रूप से देश को जागृत करने का अधिकार, हिंदू को मजबूत होने का अधिकार है, ताकि देश का आगे से बंटवारा नहीं हो। इसको धर्म के आधार पर नहीं। लेकिन मैं सुरेश जी वही बात कर रहा हूँ, जब कोई अपने किसी माध्यम से जागरूक करने का प्रयास करता है, उस रूढ़िवादिता पर, कट्टरपंथ पर सवाल खड़ा करता है, तो क्या फिर उस पर निशाना साधना जरूरी है? मैंने पहले सुधार की गुंजाइश पहले भी कहा है कि सबकी सीमाएं, हदें होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे आक्रमण किसी भी आप मानते हैं? सीमा मतलब एक दायरे में आप रहिए, बिल्कुल। अभिव्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं है। धर्म के आधार पर कोई एक तरफ आप स्वतंत्रता की बात करते हैं, दूसरी तरफ दायरे की बात करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता धर्म से जुड़ी हुई नहीं है जी। ये 700 इंद्र ओझा जी बीकानेर से हमारे साथ हैं। इंद्र जी नमस्कार। अश्विनी जी नमस्कार। सर मेरा ये कहना है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना जी। इस देश के अंदर बहुत धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, और सबसे पहले इंसान का पहला धर्म है हर धर्म का सम्मान करे, इज्जत करे, वो इंसान का पहला धर्म होता है। बिल्कुल, लेकिन धर्म से परे जाकर हम अभिव्यक्ति पर बात कर रहे हैं कि इस धर्म के आगे जाकर जब धर्म को अभिव्यक्त करने की बात आती है, माफी चाहूंगा, वक्त की काफी कमी है, सब लोगों से राय जाननी है। आप जुड़े बिग फाइट में, शुक्रिया आपका। हसन साहब, मैं आपके पास में आऊंगा और आपसे ही वही सवाल है मेरा जो सुरेश जी से था। कट्टरपंथ क्या मानता है कि दायरा होना चाहिए अभिव्यक्ति का? और फिर अगर ऐसा है तो फिर स्वतंत्रता की बात कहां पर हो, आजादी कहां पर हो? देखिए, ये डिबेट यहीं पे ख़त्म हो रही है सूरज जी के स्टेटमेंट से जो है ये, और ये दुर्भाग्य है हमारा कि कुछ वीएचपी के और बीजेपी के लोग समझते हैं कि हम ठेकेदार हो गए पूरे हिंदू धर्म के और हिंदुस्तान के। ये देश सबका है, और मैं तो अपनी कम्युनिटी की बात कह रहा हूँ कि मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि 75 में एक बिहार के प्रोफेसर मुस्लिम, जब मैं वहाँ पे ऑलरेडी था तो वो वहाँ पे आए, और मैं उनको डिनर में एक ईरानियन मुस्लिम के घर लेके गया, तो वहाँ पे अली साहब की फ़ोटो लगी हुई थी। फ़ोटो क्या मतलब, चित्र बना हुआ था। तो हमने खाना खाने के बाद जो वापस आए तो वो प्रोफेसर मुझसे बोले कि भाई साहब माफ़ करना, मैं आपकी वजह से चुप रहा, मैं इस आदमी का कत्ल कर देता। अली का फ़ोटो कैसे हो सकता है?
उसके बाद भी मैंने उनसे ये कहा कि पहले तुम्हें ये शऊर होना चाहिए तुम कहाँ पे हो, और नंबर मैं पूरे अपनी बिरादरी को बताना चाहता हूँ और लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब प्रॉफिट की इमेज कोई है ही नहीं, तब फोटोग्राफ तो थी नहीं, अली की नहीं है। मुझे मेरे पिताजी का फोटोग्राफ आज तक मैंने नहीं देखा है। तो अगर कोई आदमी टीज करने के लिए, छेड़ने के लिए और किसी वजह से भी जो है या नफरत फैलाने के लिए कोई चीज़ अगर करता है तो हम उस पर ध्यान ही क्यों देते हैं? आपने जो प्रॉफिट के बारे में बताया कि उनके रास्ते में ऐसा करते थे और उसके बावजूद भी वो मिलने गए उस औरत से, तो ये जो हमारे पैगंबर का जो मैसेज है उसको अगर मुसलमान अगर मान के चले या उनकी लाइफस्टाइल को मान के चले तो ये झगड़े खत्म हो जाएं। जैसे ये मेरे जो दोस्त हैं सुरेश जी और उनकी पार्टी या उनके जो भी संगठन है, अगर ये हिंदू धर्म को सही माने तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया कोई देश हो ही नहीं सकता जो है। क्योंकि मुझे मौका सभी कॉन्टिनेंट में रहने का मिला है, मैं तो आपसे ये कहता हूँ अगर मुझे मौका मिले तो मैं तो पेरिस में ही रहना चाहता हूँ। मैं गया हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे इस प्रकार का जो हमला हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन लोगों ने किया है, वहाँ के जो अल्जीरियन मुस्लिम्स वहाँ पे गेटों में कोई भी हो, आप सबका विरोध करते हैं, हम उसका विरोध करते नहीं हैं होना और चाहिए, ये ठीक नहीं है। ये मुस्लिम के लिए आजादी का कोई दायरा नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्ति आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार है और उसके कई फॉर्मेट्स हैं। कल को हम चाहेंगे कौवा नहीं बोले, परसों हम चाहेंगे कि बुलबुल नहीं बोले, तीस दिन चाहेंगे हम मोर नहीं बोले। ये कैसे हो सकता है? ये हाँ, क्या मर्यादा होनी चाहिए सभ्य समाज के अंदर, उसकी मर्यादा दी हुई है, उस पर बात होनी चाहिए। पत्रकारिता के ऊपर ये कभी बॉम्बे में हो जाता है, कभी राजस्थान में हो जाता है, अभी आपने कुछ दिखाए भी हैं। ये असभ्य समाज की निशानी, हम गर्त में डूबते जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है ये हमारे लिए। जी, शेर अली साहब हमारे साथ जोधपुर से हैं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? शेर अली साहब, लगता है इंतजार के बाद वो डिस्कनेक्ट हो गए। इस बीच में मैं आपके पास में आऊंगा योगेश्वर नारायण जी। अभिव्यक्ति को किताबों के जरिए भी कई बार बयान किया गया है। विंची कोड फिर फिल्म बनकर आई, पीके में कुछ संस्कृति की रूढ़िवादियां थी, उनको लेकर बात की जाती है। इनोसेंस ऑफ मुस्लिम में उनसे परे जाकर कई बातें की गई और हर बात को साहित्य के साथ जोड़ा गया। क्या साहित्य में कोई दायरा होना चाहिए? देखिए, जब एक तो साहित्य के बाद एक आप साहित्य को फिल्म से जोड़ रहे हैं, तो जब साहित्य का विजुअल कोई भी सामने आता है तो उसकी परिभाषा अलग हो जाती है। साहित्य को जब आप लिखा हुआ पढ़ते हैं तो इसकी परिभाषा अलग होती है। रही बात जो आप अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का आप साहित्य से जोड़ने के लिए जो बात कर रहे हैं, इसको आप भारतीय अर्थ में अगर देखें तो यहाँ तो बेसिकली शुरू से ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रही है, उसको साहित्य भी छोड़ दीजिए। उसके बावजूद भी हमने देखा है कई किताबें आई हैं, कई किताबों को जलते हुए देखा है। नारायण जी इस बात के गवाह भी। ऐसा कि किताबों, ये जो एक तरह की सेंसरशिप है इस समय। लास्ट ईयर हमने एक किताब पे पाबंदी लगाई, अमेरिकन ऑथर ने भारत के बारे में या हिंदू धर्म के बारे में लिखी। एक किताब एक मीडिया हाउस के बड़े आदमी जेल में, उनके ऊपर एक किताब आई, उसको उन्होंने 200 करोड़ का मानहानि का नोटिस दे करके रुकवा दिया। एक जो टॉप पॉलिटिशियन प्रफुल्ल पटेल, उनके बारे में एक किताब आई, उन्होंने पब्लिशर को धमकी दी, पब्लिशर विड्रा हो गया। तीसरी एक और परंजय गुहा ठाकुरता, बड़े पत्रकार है भारत के, उन्होंने किताब लिखी, उनको उसी तरह से हैरेस किया गया। आप किताब बड़े आदमी के खिलाफ लिख नहीं सकते। हिंदुस्तान में जो ये टॉलरेंस की मात्रा कमी हमारे लिए चिंता का सबब है। बात कार्टूनिस्ट के हमले से शुरू हुई है। हिंदुस्तान के जो कार्टूनिस्ट थे, शंकर, जिनको जनक माना जाता है भारत में कार्टून विधा का, पंडित नेहरू पे उन्होंने बहुत चित्र बनाए जी, और कहा कि आप मुझको, पंडित नेहरू ने कहा कि ठीक है आप मुझ पे, मेरे को भी छोड़ना मत, है ना। और उनको उस जमाने में 1956 में पद्मश्री दी हमने, भारत का सेकंड प्रेस्टीज अवार्ड उनको दिया गया। हमारे राजनेता कितने कितने अच्छे रहे हैं कि वो अपनी आलोचना और बुराई को सुनते थे। महात्मा गांधी ने खुद चिट्ठी लिखी शंकर को, कार्टूनिस्ट को। संयम खत्म होता जा रहा है आज। चलिए एलसी जैन साहब जयपुर से हैं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? हाँ नमस्कार पारिक साहब, और पैनल को भी मेरा नमस्कार। एक्चुअली वास्तव में क्या है कि ये कोई जो है अभिव्यक्ति या उस पर नहीं है, एक्चुअली ये आतंककारी हैं। ये जो है ऐसे जो भ्रष्ट हैं जिनको सिवा जो है हत्या के और माहौल खराब करने का अलावा कोई काम नहीं है इनका, वो लोग हैं ये कोई हिंदू या मुसलमान वाली बात नहीं है। शुक्रिया जैन साहब। अमजद अली साहब हनुमानगढ़ से, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार पूरे पैनल को। जी,
सर जो पेरिस में हुआ उसकी तो हम लोग निंदा करते हैं ये कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अभिव्यक्ति भी जो है सर कर्तव्य को समझ के करनी चाहिए जी, कर्तव्य होना चाहिए उसमें कि भी मैं ये जो कर रहा बिल्कुल कर्तव्य की बात सुरेश जी ने भी हमारे साथ की थी। शुक्रिया आपको, इस चर्चा में शामिल हुए आप। ब्रेक के लिए जा रहे हैं, कुछ ही पलों में वापसी होगी, बने रहिए। किसी भी धार्मिक धर्म के ऊपर वो मीडिया द्वारा या छापना या करना और उस पर आतंकवादी हमला होना मीडिया के अधिकारों पर हनन है। किसी भी इंसान की धार्मिक भावनाओं के बारे में ध्यान रखना चाहिए, उसकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए, उसको भावना को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए।